दोस्तों, स्पीकर पद को लेकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, आपकी अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर आप पर स्पीकर भी है और डिप्टी स्पीकर भी है, ये है वो है, तमाम बातें। लेकिन आखिरकार हार का ऐसा डर, यानी फ्लो टेस्ट से पहले कहीं समीकरण ना बिगड़ जाए, इसको लेकर ऐसा डर बैठ गया खासकर बीजेपी के अंदर और कहा जाए मोदी शाह के अंदर, कि उन्हें थक हार कर टीडीपी के सामने सरेंडर करना पड़ा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि टीडीपी का डिप्टी स्पीकर होगा। और इस बात के लिए साफ तौर पर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कह दिया गया था कि स्पीकर आपका रहा, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद किसी भी कीमत पर बीजेपी के पास नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 2014 2019 ये दो ऐसे कार्यकाल रहे लोकसभा के जिसमें डिप्टी स्पीकर था ही नहीं। जी हां, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 2019 में कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं था। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने दावा भी ठोका था कि ये गलत बात है, डिप्टी स्पीकर की अगर रवायत है तो वो होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद कोई ऐसे ही हवा में नहीं है बल्कि संवैधानिक है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप हमें नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कम से कम अपने घटक दलों को तो दीजिए, किसी न किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाना चाहिए। लेकिन खबर है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर उस वक्त कभी चर्चा ही नहीं की गई। कांग्रेस से कह दिया कि आपके पास तो सीट ही नहीं है, इसलिए आपको हम समझते ही नहीं है। लेकिन अब समझना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, और यह बात माननी पड़ी। आखिरकार डिप्टी स्पीकर पद को लेकर टीडीपी के सामने बीजेपी मोदी शाह झुक गए। खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, खबर क्या है पढ़िए। सबसे पहले आज तक ने इस खबर को छापा, क्या लिखा है, दिल्ली में पीएम आवास पर बैठक हुई। ये खबर है कि बड़ी खबर है, राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहे उस बैठक में। यही नहीं, इसके अलावा तमाम चीजों पर चर्चाएं हो रही हैं। क्या क्या, जेपी नड्डा, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे। आज तक ने खबर दिखाई है कि जेपी नड्डा भी रहे, बीएल संतोष भी रहे, अमित शाह भी रहे। दिल्ली में पीएम आवास पर यह बैठक हुई है। इस खबर को आज तक ने छापा और क्या लिखा मैं पढ़कर थोड़ा बता देता हूं आपको। इसमें बताया गया है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। यह बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में होने वाली चर्चा की तैयारी के लिए हो रही है। दोनों पक्षों ने चर्चा के लिए अपनी अपनी तैयारियों का दावा किया है। ये सारी चीजें चर्चा से ज्यादा इस वक्त बीजेपी अगर किसी बात को लेकर टेंशन में है, खासकर मोदी जी, तो वो इस बात को लेकर है कि उनके अपने सहयोगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू है, किसी भी तरीके से फ्लो टेस्ट से पहले साथ ना छोड़ दें, उसके बाद भी ना छोड़े वरना अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन अभी फोकस पूरी तरह से यह है कि मोदी जी ने शपथ ले ली है, और अगर फ्लो टेस्ट में फेल हुए तो वाकई बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसीलिए अब टीडीपी जो मांग कर रही थी उस मांग के आगे झुकना पड़ा। खबर यह है कि टीडीपी का ही होगा डिप्टी स्पीकर। खबर देखिए, इसने भी छापी है, खबर चालीसा नाम से एक है। उन्होंने कहा पीएम आवास पर अहम बैठक जारी, राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद। खबर क्या है, खबर है दिल्ली में दावा चल रहा है, बैठक हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, इन्होंने बता दिया है। कुल मिलाकर मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, स्पीकर पद को लेकर जो बात आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने उठाई और वही बात देश के तमाम पत्रकारों ने बाद में उठाई। उन्होंने कहा कि ध्वनि मत क्यों, लेकिन वो कांग्रेस पर भी, चूंकि जब इस पर चर्चा शुरू हुई कि भैया ध्वनि मत से पारित किया गया जबकि वोटिंग होनी चाहिए, तो जो गोदी एंकर हैं वो लगातार कांग्रेस पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि भाई कांग्रेस ने मत विभाजन की बात क्यों नहीं की, वोटिंग की बात क्यों नहीं की, जबकि राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि के सुरेश हमारे उम्मीदवार है। दरअसल उसके बारे में पहले मैं आपको समझा दूं कि स्पीकर पद को लेकर ये क्यों नहीं किया गया। दरअसल डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही थी और उसी के बाद के सुरेश को उतारा गया था, सबको पता होगा। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा था तो ओम बिरला को जब चुन लिया गया तो प्रधानमंत्री के साथ राहुल गांधी ने आसन तक बिठाने क्यों गए। तो देखिए, एक रवायत होती है, वो रवायत बीजेपी तोड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल कांग्रेस पार्टी, और कोई पार्टी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो रवायत बीजेपी हमेशा तोड़ती रही है। डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे, ये बात नहीं मानेंगे, हम ज्यादा प्रचंड बहुमत में, हम पे बहुत सारे सांसद हैं, हम नहीं मानेंगे, ज्यादा बोलोगे तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा देंगे। ये तमाम चीजें हो रही है, ये हो रही है दोस्तों, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया देख रही है। तो उस वक्त जब डिप्टी स्पीकर पद की मांग की गई और नहीं माने और के सुरेश को मैदान में उतारा और उसके बाद भी वोटिंग नहीं हुई, वो इसीलिए क्योंकि बड़ी शालीनता के साथ स्पीकर पद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस किसी तरह का विवाद नहीं चाहती थी। वो बस ये चाहती थी कि उसको डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए, यानी विपक्षी पार्टियों के पास आना चाहिए। कुल मिलाकर उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि बीजेपी अपने पास डिप्टी स्पीकर का पद ना रखे। उसकी भी महत्वपूर्ण वजह है, और जो
हठ धर्मिता कह लीजिए, जिद्दीपन कह लीजिए, राहुल गांधी की तरफ से जो उठाया गया कदम है उसे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन वो क्यों हुआ उसे समझने के लिए आपको ये मानना होगा कि ये इसलिए किया गया कि लोकतंत्र जिंदा रहे। क्या है मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 बरस में और उससे पहले भी आपने देखा होगा कई पार्टियां देश के अंदर टूट गई, और उस पार्टी के टूटने के बाद जो दूसरे व्यक्ति जिसने बगावत की उसको असली पार्टी अगर किसी ने दी तो वो किसी और के नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर की बदौलत मिला। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ओम बिरला साहब की बदौलत ही शिवसेना किसके पास चली गई? एकनाथ शिंदे के पास। जो एनसीपी है वो अजित पवार के पास चली गई, शरद पवार के छोड़कर। किसके लिए? किसकी वजह से? ओम बिरला की वजह से। और यही चिराग पासवान के साथ हुआ था कि आज वो कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, इसलिए उन्हें भी ये भार उठा रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, मजबूरी तले दबे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये हकीकत है कि एक एक पार्टी इसको तोड़ी गई, उसमें स्पीकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और यही बीजेपी चाहती थी कि उसी के दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद रहे, जिससे अगर विपक्षी पार्टियां छोड़ दीजिए सारी, अगर मानकर चलिए नायडू साहब की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी इधर उधर करने की कोशिश करेगी तो दोनों पद उसके पास है, यानी स्पीकर पद भी है और डिप्टी स्पीकर पद भी है। तो दोनों पद होने की वजह से वो आसानी से उनके सांसदों को प्रभावित कर सकते हैं, जो करते भी रहे। लेकिन टीडीपी इस बात को जानती थी कि नहीं, ये होने नहीं दिया जाएगा। यानी अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद अलग अलग लोगों के पास है। यानी स्पीकर तो बन गए ओम बिरला, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर टीडीपी का होने जा रहा है। यानी राहुल गांधी की एक बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है। जो मुद्दा ना नीतीश कुमार इतनी तेज रफ्तार से उठा पाए, ना पूरी दावेदारी के साथ चंद्रबाबू नायडू उठा पाए, वो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। पेच जरूर फंसाया उन्होंने कि अपना प्रत्याशी उतार दिया, वोटिंग नहीं की, लेकिन ये एक नैतिक दबाव था। इसको जानते थे, बीजेपी भी जानती थी कि किसी भी कीमत पर अगर वोटिंग करा दी तो उनके अपने साथी हो सकता है के सुरेश के पक्ष में वोट कास्ट कर दें। उसकी भी वजह मैं बता दूं, क्योंकि के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं और जो खेल सारा वोट बैंक का है, जो उनके अपने खुद के भी सहयोगी है, वो जानते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू है, चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे वो चिराग पासवान है, अगर वो क्या जवाब देते कि हमने ओम बिरला को वोट क्यों कास्ट किया, वो तो बन चुके हैं ना एक बार, क्यों दिया वोट। अगर वोटिंग होती तो उनकी अपनी जनता एक बड़ा परसेप्शन बनता, जैसे कि राष्ट्रपति को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर पूरा परसेप्शन तैयार किया गया कि पहली राष्ट्रपति महिला, दलित आदिवासी महिला, ये तमाम बातें उठाकर ये फुटेज लेने की कोशिश करती रही है बीजेपी। तो ऐसे ही तमाम चीजों को लेकर होता है कि के सुरेश अगर दलित हैं, उनके लिए वोटिंग करने की बात बारी आई तो इन तमाम पार्टियों ने वोट कास्ट क्यों नहीं किया, चाहे वो एनडीए के साथ क्यों ना हो। तो ये एक परसेप्शन बनता है, इसीलिए वोटिंग से भागते नजर आए। लेकिन के सुरेश के मैदान में उतरने से यह एक फायदा हुआ कि अब बीजेपी के पास डिप्टी स्पीकर का पद नहीं जा रहा है। खबर यह है कि चर्चा हो चुकी है, अंदर खाने बात हो गई है कि टीडीपी को यह पद जाने वाला है। यानी राहुल गांधी की पहले ही अग्नि परीक्षा में एक जबरदस्त जीत हुई है। नमस्कार।